नमस्कार साथियों। आज से क्लास 12th की हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर दिया गया है और ये क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। यानी ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इसी चैप्टर की स्टार्टिंग हम अभी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो मैंने इसमें शामिल किया है, जो सबसे पहला पॉइंट शामिल किया है, वो शामिल किया है नामांकरण। नामांकरण कहने का मतलब ये है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, एक नाम तो हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके पीछे एक बेसिक सा रीज़न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर जो क्षेत्र मिले हैं वो क्षेत्र सिंधु नदी या सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे या उनके इर्द गिर्द ही स्थित पाए गए हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसी सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य का इस्तेमाल किया गया था। सिंधु सभ्यता का एक अन्य नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के अलावा जो सरस्वती नदी थी, प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, उस नदी के किनारे भी इस सभ्यता के कई सारे स्थल खोजे गए हैं। तो इसलिए कुल मिला के इस सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। साथियों, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? पहला सवाल यहाँ से उठता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यह सभ्यता या संस्कृति हड़प्पा नामक स्थान पे ही पाई गई थी। ठीक है, यानी इस संस्कृति के जो अवशेष हैं या साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे और ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हुआ करता था। तो साथियों, ये नाम से रिलेटेड कुछ बातें हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कई सारे एग्जाम्स में कि निम्न में से कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, और फिर 3-4 सभ्यताओं के नाम लिख दिए जाएंगे। या सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो कौन कौन से इलाकों में फैली हुई थी। तो पर्टिकुलरली कुछ कुछ जगहों के नाम देके इसको पूछ लिया जाता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन जो पॉइंट 4 है, इसको कई एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता को और किस अन्य नाम से जानते हैं, या कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कालक्रम की। कालक्रम कहने का मतलब है कि हम टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से लेके कब तक अपने विकसित में रूप में या अपने प्रारंभिक रूप में या अपने प्रवर्ती रूप में हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर कालक्रम की बात करें या काल अवधि की बात करें तो बेसिकली इसको लेके अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग जवाब दिए हैं। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे और हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये बताया गया है कि ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के आसपास पाई गई थी। ठीक है, यानी अपने अस्तित्व में विद्यमान थी। तो अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता का कालक्रम हुआ करता था हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। अब साथियों, बात करते हैं कुछ और ऐसी चीज़ें जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले स्रोतों की, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उन्हीं से हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। अब साथियों, सवाल उठता है कि ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये कौन से होते हैं? ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और प्रकार के स्रोत होते हैं जिनको हम साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज को का अगर हम बेसिक मूल अंतर देखें
तो अंतर क्या होता है कि जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं यानी जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे बाबरनामा वो एक लिटरेरी सोर्स है। अकबरनामा, आयन अकबरी, ये क्या है, ये लिटरेरी सोर्स हैं क्योंकि ये लिखित रूप में पाए गए हैं जिसमें किसी भाषा का, किसी लिपि का इस्तेमाल किया गया है और उनको पढ़ के हमें उन समयों के उस समय के बारे में जानकारी मिलती है जिस समय में वो ग्रंथ या वो दस्तावेज लिखे गए हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोत की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, तो ये हमें लिखित रूप में नहीं मिलते हैं। तो ये कैसे सोर्सेज हैं उसको देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। दूसरी चीज़, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है? तो आवास, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, बाट, मनके और मुहर, ठीक है। तो ये सारे के सारे साथियों पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे ये जो पिक्चर बनाई गई है, एक पिक्चर जो लगाई गई है, ये पिक्चर किस चीज़ की है? तो एक ऐसा चित्र है जो हड़प्पा की एक मोहर को हमारे सामने दर्शा रहा है, ठीक है। अब इस मोहर को अगर हम देखें, ये जो मोहर है इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक जानवर का चित्र हमें अंकित दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हड़प्पन सील हुआ करती थी, हड़प्पा सभ्यता की मुहर हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे इस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इस सील के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे अहम पुरावस्तु की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अहम पुरावस्तु है हड़प्पा सभ्यता की मोहर, और वो मोहर कुछ इस तरीके की है। अब इस मोहर का निर्माण कैसे किया जाता था, मतलब कैसे ये मोहर बनाई जाती थी? तो साथियों उसके लिए ना एक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था और वो पत्थर जो है वो सेल खड़ी का पत्थर हुआ करता था, ठीक है। तो इस मोहर का निर्माण सेलकड़ी पत्थर से किया जाता था। अब इस मोहर के ऊपर क्या है, उसको उसको थोड़ा सा लिखा गया है यहाँ पे। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र अंकित होते थे। बिल्कुल सही बात है, ये देखिए हमें एक जानवर दिखाई दे रहा है, तो जानवरों के चित्र अंकित होते थे। इसके अलावा कुछ चिन्ह हैं ऊपर, मोहर पर एक लिपि के चिन्ह अंकित होते थे जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कहने का मतलब ये है कि इस मोहर से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि भाई इसके ऊपर जानवरों के चित्र अंकित किए गए हैं, साथ साथ कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्रयोग की जाती थी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो दूसरा सवाल हमारा यहाँ से ये तैयार होता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन कौन से स्रोत हैं? तो जैसे बाट हो गए, मनके हो गए, मुहर हो गई, औजार हो गए या मिट्टी के बर्तन हो गए। इसके अलावा आवास हो गए, आवास मतलब वो जगह जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है। तो उससे भी जानकारी मिलती है। मिट्टी के जो बर्तन वो इस्तेमाल करते थे उससे जानकारी मिलती है कि भाई कैसे बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी को कैसे पकाया जाता था, आग में पकाया जाता था या धूप में रख के उनको सुखाया जाता था, उन बर्तनों में क्या क्या स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन सब से हमें उन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बाटों की बात करें तो वस्तुओं को तोलने के लिए, किसी सामान को तोलने के लिए बाट का इस्तेमाल किया जाता था, तो उन बाटों के अवशेष भी हमें मिलते हैं, ठीक है। मुहर हमारे सामने उदाहरण के तौर पे है ही। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो आभूषण धारण करते थे, आभूषण पहनते थे, महिलाएं भी आभूषण पहनती थी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो किस तरीके के आभूषण पहनते थे, उन आभूषणों के भी कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो और औजार यानी जानवरों का शिकार करने के लिए कैसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे, कृषि जब करते थे यानी खेती के अंतर्गत किस प्रकार के कृषिगत औजारों का इस्तेमाल करते थे, औजार किस चीज़ के बने हुए हुआ करते थे। तो ये सारे के सारे जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं और इन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है किसकी, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चूँकि साथियों ये स्रोत लिखित रूप में नहीं पाए गए हैं और जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता में उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में
और भी बहुत कुछ जानकारियाँ जो मिल सकती थी वो नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो इस लिपि को पढ़ने का प्रयास लगातार वर्तमान समय में भी जारी है। आगे देखते हैं साथियों थोड़ा सा और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी हमें ये देखना है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए क्षेत्र या स्थल कौन कौन से इलाकों में पाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में फैले हुए हैं। साथियों जैसे जैसे इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हमारे सामने कुछ क्षेत्रों के, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नाम आएंगे। ठीक है, जैसे शोरतुगई का नाम आएगा, ये क्षेत्र अफ़गानिस्तान में पड़ता है। मुंडीकाक का नाम आएगा, ये भी अफ़गानिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा का नाम आएगा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम आएगा, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। चौंदड़ो का नाम आएगा, पाकिस्तान में है। इसी तरीके से कालीबंगन का नाम आएगा, ये राजस्थान में है। बनावली का नाम आएगा, ये हरियाणा में है। रोपड़ का नाम आएगा, ठीक है, पंजाब में है। लोथल का नाम आएगा, गुजरात में है। धोलावीरा का नाम आएगा, गुजरात में है। तो यानी ये वो इलाके हैं, वो क्षेत्र हैं जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये 3 देशों में फैले हुए हैं, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। यानी इन तीनों देशों में हड़प्पा सभ्यता के कई सारे क्षेत्र हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र अलग अलग इलाकों में, इन अलग अलग देशों में पाए गए। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना था। ठीक है, तो इस सवाल को भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना था, लगभग 1 लाख माफ़ कीजिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है 1299,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये उसका क्षेत्रफल हुआ करता था। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम अगर देखें, ठीक है, जैसे ये बना लेते हैं एक, तो आइडिया लग जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट में ये बताया गया है पूर्व से पश्चिम का विस्तार, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फैलाव है, इस फैलाव की बात की गई है, इस फैलाव की कि ये कितना था। तो पूर्व से लेके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ की बात हो रही है, ईस्ट और वेस्ट। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक अगर विस्तार देखें तो 1600 वर्ग किलोमीटर था। और उत्तर से यानी नॉर्थ से लेके साउथ, उत्तर से लेके दक्षिण तक का अगर विस्तार देखें तो 1400 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। ये वर्ग किलोमीटर ना होके ये 1600 किलोमीटर और ये 1400 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग नहीं है, किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम क्या का विस्तार था लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार था वो था लगभग 1400 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। साथियों ये तीनों पॉइंट्स कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, इसको पूछ लिया गया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना हुआ करता था, इसे भी पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था, तो इसे भी पूछा गया है। ठीक है, अब अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो ये जो सारे के सारे क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों का जो विस्तार था उसके अगर आकार को हम देखें तो ये त्रिभुजा आकार हुआ करता था। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वो एक तरीके से त्रिभुज के आकार का हुआ करता था, ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगुलर इन शेप इसका एक्सपेंशन हुआ करता था। तो ये एक अलग पॉइंट है, ये भी याद रखने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2600 से लेके 1900 ईस्वी पूर्व में अचानक से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले और हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई सभ्यता थी ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज़ का कैसे पता चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृतियाँ थी जो अपने अपने स्वरूप में विद्यमान थी, और हड़प्पा के बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है, हड़प्पा के पतन के बाद भी जो संस्कृतियां हैं वो अपने अपने अस्तित्व में थी। तो जो सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता से पहले हुआ करती थी उनको नाम दिया गया आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और जो सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई उनको कहा गया परिवर्ती
हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहलाई। इस पॉइंट को देखते हैं। इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यही मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी और हड़प्पा के बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले संस्कृतियां थी उनको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया, और हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो संस्कृतियां थी उनको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इन संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो साथियों, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता से अलग दर्शाने के लिए कई बार विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। और ये जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, ये जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। और इसको समझने के लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल आएगा मोहनजोदड़ो का। उसको जब हम पढ़ेंगे, उसके नगर नियोजन को जब पढ़ेंगे, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हड़प्पा सभ्यता के लिए विकसित हड़प्पा सभ्यता शब्द पद नाम की संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये मैप है हड़प्पा सभ्यता का, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये 2 मैप हैं, ठीक है। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि कुछ ऐसी सभ्यताएं थी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी विद्यमान थी। तो ये वाला जो मैप है, मैप नंबर 2, ठीक है, ये बताता है आरंभिक हड़प्पाई सभ्यताओं के बारे में। जैसे सिशवल, ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। कोट दीजी, ये भी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। आमरीनाल, ये भी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। दनब सादात, ये भी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। इसके अलावा झाब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, ठीक है। तो ये बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले विद्यमान हुआ करती थी, लेकिन कुछ अंतर इनमें होता था। तो हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच भी एक अंतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो मैप है साथियों, ये वाला जो मैप है, ये मैप हमारे सामने कुछ और बातें बताएगा। वो और बातें कैसी हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की, ये 3 ऐसे क्षेत्र या देश हैं जिनमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, इसके अलावा हमने ये भी एक बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो कहाँ मिले हैं? तो वो ज़्यादातर क्षेत्र मिले हैं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे या उनके इर्द गिर्द, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ स्थल पाए गए हैं, ठीक है। तो अब कुछ स्थलों के नाम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि कालीबंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कहा था बनावली के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा है साथियों राजस्थान में, बनावली है हरियाणा में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, ठीक है, मीतातल है हरियाणा में। तो ये वो इलाके हैं जो हरियाणा और राजस्थान में पड़ते हैं। इसके अलावा मांडा की बात करें, ठीक है, मांडा की अगर बात करें तो जो मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर भारत में हुआ करता था, ठीक है। तो मांडा सबसे उत्तरी छोर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये तो हो गया उत्तरी छोर, ठीक है। इसके अलावा सुतकांगेडोर, ये हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी छोर हुआ करता था, ठीक है। ये बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे स्थित था। तो ये हो गया पश्चिमी छोर, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक। बालाकोट, तो ये बलूचिस्तान में स्थित है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल की बात करें गुजरात में स्थित है। रंगपुर की बात करें, ये नागेश्वर की बात करें, तो ये वो इलाके हैं जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं और जो हड़प्पा सभ्यता के अहम स्थल के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। चौहुंदड़ो, कोट दीजी, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित हैं। इसके अलावा ये वो इलाका है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी। ये जो इलाका है, इस इलाके की सबसे पहले खोज की गई थी और इस इलाके का नाम क्या है साथियों? तो इस इलाके का नाम है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था तो सबसे पहले
इसी स्थल की खुदाई की गई थी। ठीक है, 1921 यानी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। और इसी स्थल के बाद में कई सारे और स्थल पाए गए थे, जिन स्थलों में जैसे जैसी विशेषताएं हड़प्पा में पाएगी वैसी ही समान विशेषताएं उन क्षेत्रों या उन इलाकों में भी पाई गई। इसलिए इस पहले स्थल की खुदाई के आधार पे बाकी स्थलों को भी हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। यानी उन इलाकों के नाम अलग अलग थे, लेकिन वो कौन सी सभ्यता के स्थल थे, तो वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे। ऐसा नाम उनको, इस सभ्यता को ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले खोज सबसे पहले खोज किस इलाके की हुई, हड़प्पा इलाके की, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो ये रावी नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर देखें, मोहनजोदड़ो की बात करें, कोटदीजी की बात करें, आमरी की बात करें, चौंदड़ो की बात करें, तो ये कहाँ है, ये सिंध जो नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कुछ अहम क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। तो हमने एक मोटे तौर पे चीज़ पढ़ी थी कि त्रिभुजा आकार है। हमने पढ़ा ना कि उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम जो विस्तार है, अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो ये कैसा कैसा विस्तार है, तो ये है एक इस विस्तार का आकार कैसा है, तो हमने पढ़ा कि भाई ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजा आकार में। तो कैसे, मांडा से लेके, अगर हम देखें इस इलाके को, तो मांडा से लेके सुतकांगेडोर, माफ कीजिएगा, मांडा से लेके सुतकांगेडोर, ठीक है, और सुतकांगेडोर से लेके महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक, और इधर मेरठ में आलमगीरपुर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सा शेप बनता है। इसलिए हमने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके विस्तार का आकार त्रिभुजा आकार है। तो साथियों, ये मैप था, थोड़ा सा इस मैप से कुछ चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आरंभ की। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी सभ्यताएं हुआ करती थी, और उस सभ्यता को हमने कहा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, इन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र पाए गए हैं उनकी बात हो रही है। तो इन क्षेत्रों में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, बिल्कुल थी। अभी अभी हमने पढ़ा, अभी मैप में हमने देखा ये कि आमरी नाल, ये क्या है, ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। सिशुअल प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। कोटदीजी में भी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। दनब सादात में भी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया झाब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, ये क्या है, ये सारी की सारी जो हैं ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कही है कि भाई इन इलाकों में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। बिल्कुल सही बात है। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। ठीक है, तो ये जो संस्कृतियां थी, इन संस्कृतियों में एक विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना, तो मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो कि इनकी अपनी विशेषता थी। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी से इनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो प्रारंभिक हड़प्पा है, या चाहे प्रारंभिक की बात करें चाहे विकसित हड़प्पा की बात करें, दोनों के बारे में कृषि से भी जानकारी मिलती है, पशुपालन से भी जानकारी मिलती है, और शिल्पकारी से भी जानकारी मिलती है। तो इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी इन तीनों पहलुओं से मिलती है। इनमें बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बस्तियां थी, ठीक है, वो ग्रामीण बस्तियां हुआ करती थी और वो छोटी बस्तियां होती थी। बड़ी संरचनाएं लगभग न के बराबर होती थी। तो जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है, इसमें बड़ी संरचनाएं यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, ये नहीं होती थी, बल्कि छोटे छोटी जो संरचनाएं हैं वो देखने को मिलती थी। और बस्तियां कैसी थी, आमतौर पे छोटी हुआ करती थी। जबकि विकसित हड़प्पा की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें बड़ी बड़ी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार, ये एक बड़ी संरचना हुआ करती थी। ठीक है, अन्न रखने के कोठार, ये बड़ी संरचना हुआ करती थी। तो
ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर ना मिलके हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में। तो ये एक बड़ा अंतर इन दोनों संस्कृतियों में देखने को मिलता है। कुछ इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिलते हैं तथा कुछ को त्याग देने के संकेत मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक और विकसित हड़प्पा के बीच क्रम भंग था। हाँ, ये थोड़ी सी बात अहम है। वो कैसे है कि जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले थे, उन स्थलों से कुछ साक्ष्य मिले, ठीक है, कुछ एविडेंसेस मिले। किस बात के एविडेंसेस मिले? तो वो एविडेंस मिले कि जलाए जाने के, जैसे आग, बड़े पैमाने पे आग लगना और उसकी राख बचना, ठीक है। तो जैसे आग, इन इलाकों में आग लगी हो। इसके अलावा ऐसा भी पता चला कि लोग पहले रहते होंगे बस्तियां बना के, फिर अचानक से उनको खाली करके कहीं और चले गए, तो त्याग देने के संकेत भी मिलते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है उसके तुरंत बाद ही विकसित हड़प्पा सभ्यता नहीं हुआ करती थी, बल्कि इन दोनों के बीच में, आरंभिक और विकसित हड़प्पा सभ्यता दोनों में समय का एक अंतराल था। इसको सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से लेके 2900 ईस्वी पूर्व तक थी, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, वो 2600 से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक थी। तो 2900 और 2600 में कितने का गैप हुआ? लगभग 300 ईसा पूर्व का, 300 सालों का। तो यही दर्शाया गया है कि भाई सीक्वेंस में ना होके, क्रम में ना होके, दोनों सभ्यताओं में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है उनकी समयावधि में, ठीक है। तो साथियों, ये पहलू था हमारे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हम बात करते हैं निर्वाह के तरीके, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ठीक। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस सभ्यता की अगर बात करें तो इस सभ्यता में हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इस सभ्यता में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता से हमें शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता से हमें व्यापार और वाणिज्य के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये वो पहलू है जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने किस रूप में हिस्टोरियंस लेके आए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधित आदतों का पता लगाने में सफल हुए। यानी हड़प्पा सभ्यता की के जब अलग अलग क्षेत्रों की खुदाई हुई तो वहाँ से हमें एक तो बीज के दानों के अवशेष मिले, ठीक है। इसके अलावा अनाज के जो दाने हैं वो जले हुए रूप में मिलते हैं, यानी अनाज के दानों को जलाया गया होगा, उसके अवशेष बच गए, तो वो अवशेष मिलते हैं। बीज के अवशेष मिलते हैं। तो इन दोनों महत्वपूर्ण कारकों का इस्तेमाल पुरातत्वविदों ने किस चीज़ के लिए किया? तो इन्होंने इन दोनों साक्ष्यों के आधार पे हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित आदतों का पता लगाया और फिर हमें उसके बारे में जानकारी दी। अब वो जानकारी क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और मछली का प्रयोग भोजन में करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मछली खाते थे, ठीक है, मछली का इस्तेमाल अपने भोजन के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेड़ हुआ करते थे, उन पेड़ों से जो उत्पाद मिलते हैं, जैसे पेड़ से पत्तियां मिलती हैं, पेड़ से फल मिलते हैं, पेड़ से फूल मिलते हैं, पेड़ की कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तने की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेड़ों से जो भी उत्पाद मिलते थे उन उत्पादों को भी ये लोग खाते थे। इसके साथ साथ मछली का प्रयोग भी अपने भोजन में किया करते थे। एक चीज़ स्पष्ट हुई, आहार संबंधी आदतों में हमारे सामने एक चीज़ आ गई। इसके अलावा जो जब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई की गई तो हमें कई सारे जो फसल हैं, कई प्रकार के जो अनाज हैं उनके भी अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से अनाज हुआ करते थे? हड़प्पा स्थलों से गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे के दाने, चावल के दाने और जौ के दाने पाए गए। यानी जो हड़प्पा स्थल हैं जब उनकी खुदाई की गई तो कुछ इलाकों से गेहूं के दानों के अवशेष मिले, कुछ इलाकों से सफ़ेद चने के दानों के अवशेष मिले, कुछ इलाकों से बाजरे के अवशेष मिले, ठीक है, कुछ इलाकों से चावल के अवशेष मिले, चावल के दानों के। तो इस तरीके से गेहूं, जौ, चना, तिल,
बाजरा, चावल, ये क्या है? ये सारे के सारे वो अनाज हैं जिनके दाने अवशेष के तौर पे या साक्ष्य के तौर पे हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग इलाकों से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो थोड़ा सा देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी, भैंस, मवेशियों और सूअर की हड्डियां शामिल हैं और ये सभी पालतू जानवर थे। तो एक चीज़ तो हमारे सामने ये हो गई कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो जानवरों को पालतू बनाते थे, यानी वो पालतू जो 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 जानवर पालतू थे उनको, माफ़ कीजिएगा, उन जानवरों को पालते थे जो पालतू जानवर थे। तो कौन कौन से जानवर हड़प्पा वासियों के पालतू जानवर थे? तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, मवेशी यानी उनके बच्चे हो गए, ठीक है, और सूअर। तो ये हड़प्पा वासियों के पालतू जानवर हुआ करते थे। अब इस बात का कैसे पता चला? तो इस बात का ऐसे पता चला कि भाई इन जानवरों की हड्डियों के अवशेष हमें अलग अलग हड़प्पा के स्थलों से मिलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा वासी कुछ जंगली प्रजातियों के जो जानवर थे उनसे भी परिचित थे, ठीक है। तो वो जंगली प्रजाति के जानवर कौन कौन से थे? तो वरा, ठीक है, सूअर को ही वरा कहा जाता है, हिरण, घड़ियाल, ठीक है, ये क्या है? ये जंगली प्रजातियां थी और इन जंगली प्रजाति के जानवरों की हड्डियां भी हड़प्पा के अलग अलग इलाकों से अवशेष के तौर पे या साक्ष्य के तौर पे पाई गई, जिनके आधार पे पुरातत्वविदों ने हमें हड़प्पा वासियों के बारे में जानकारी दी है। तो साथियों इस स्लाइड में एक चीज़ तो ये हो गई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी चीज़ों का खाने में इस्तेमाल करते थे। दूसरा, उन जानवरों के नाम हो गए जो हड़प्पा वासियों के पालतू जानवर हुआ करते थे। इसके अलावा उन जानवरों के नाम भी इसमें आ गए जो जंगली प्रजाति के जानवर थे, लेकिन हड़प्पा वासी उन जंगली जानवरों से भी परिचित थे। तो ये एक चीज़ है। एक चीज़ के ऊपर संशय बना हुआ है कि जो हड़प्पा वासी मांस का इस्तेमाल करते थे, तो मांस के लिए जानवरों का शिकार खुद करते थे या किसी जो जो ऐसी जनजाति जो जानवरों का शिकार करती है, तो सवाल ये उठा कि ये खुद से शिकार करके मांस प्राप्त करते थे या किसी दूसरी जनजाति से मांस प्राप्त करते थे जिसका काम होता था शिकार करना। तो इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कृषि प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो साथियों ये जो है ये है वृषभ, ठीक है, ये है वृषभ यानी बैल। तो कृषि प्रौद्योगिकी यानी मैंने पिछली स्लाइड से में बताया था कि भाई हड़प्पा वासियों की अगर निर्वाह के जो तरीके हैं उसको देखें तो भाई वो जानवरों को पालते हैं, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे और खेती भी करते थे, साथ साथ वो शिल्पकारी भी करते थे। और जब विकसित हड़प्पा अपने चरम पे थी तो व्यापार और वाणिज्य भी किया करते थे। तो अब हम सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं कृषि के बारे में कि भाई खेती के बारे में कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, जिस खेती से हड़प्पा वासी परिचित थे। तो एक चीज़ अभी हम पढ़ के आए कि भाई अनाज के दाने मिले, है ना, जले हुए अनाज के दाने या जो बीज मिले हैं, उससे क्या स्पष्ट हो जाता है? उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा वासी कृषि से परिचित थे। तो अनाज के दानों से और कृषि के संकेत से क्या पता चलता है? अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिल जाते हैं। एक चीज़ यानी हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी। दूसरी चीज़, मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों से वृषभ के बारे में जानकारी मिलती है। ये है साथियों वृषभ, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी मिलती है, किस चीज़ से जानकारी मिलती है कि भाई इस वृषभ का अंकन एक तो मुहर के ऊपर किया गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको मुहर दिखाई थी कि मुहर के ऊपर क्या है, जानवरों के चित्र भी अंकित हैं, साथ साथ एक लिपि लिखी गई है जिसमें कई सारे अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो उस मोहर के ऊपर एक जानवर का चिन्ह भी चित्र अंकित था। तो ये जो वृषभ है, ठीक है, इस वृषभ का अंकन कहाँ मिलता है हमें? तो इस वृषभ का अंकन मिलता है हमें मोहर के ऊपर। इसके अलावा मृण मूर्तियों से, ठीक है, यानी जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी उन मिट्टी की मूर्तियों से भी वृषभ के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस वृषभ का अंकन जब बहुत सारी मोहरों पे पाया गया और इसकी कई सारी मृण मूर्तियाँ पाई गई, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि भाई इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो इसका इस्तेमाल खेत जोतने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं।
इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, यानी वृषभ और बैल एक ही बात है। तो हड़प्पा वासी खेत जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था। चलिए, दूसरी चीज़ साथियों, चोलिस्तान के कई स्थलों, चोलिस्तान कौन सा इलाका है? तो हमारे भारत में जो थार डेजर्ट है, राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, अब राजस्थान क्रॉस करके जब हम पाकिस्तान में एंट्री करते हैं तो ये थार रेगिस्तान जो है ये क्या है, पाकिस्तान की तरफ और विस्तारित हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इसका भाग है उसको चोलिस्तान कहा गया। तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिलते हैं। तो ये एक अलग एविडेंस था जो हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं हल का इस्तेमाल भी हड़प्पावासी करते थे। ठीक है, तो एक मॉडल मिला है। किस चीज़ का मॉडल? एक खिलौने के तौर पे एक मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना मिलता है बनावली से। और बनावली कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में हिसार जिला, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में बनावली स्थित है और यहाँ से मिट्टी से बना हल का एक प्रतिरूप या खिलौना मिलता है। इसके अलावा चोलिस्तान के कई इलाकों से, यानी पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके से भी मिट्टी से बना हल के कई प्रतिरूप पाए जाते हैं। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगन की अगर बात करें तो कालीबंगन कहाँ है? तो बंगन है राजस्थान के अंदर, वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, पहले श्री गंगानगर जिले में हुआ करता था, अभी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगन से क्या साक्ष्य मिला? कालीबंगन से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती की जाती थी। तो इस स्लाइड से 3-4 सवाल हमारे सामने उठते हैं। पहला ये, अगर इसको पढ़ते हैं तो 3-4 सवाल एक एक नंबर के बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये, मिट्टी से बना हल का खिलौना कहाँ से मिला? तो मिट्टी से बना हल का खिलौना या उसका प्रतिरूप बनावली से मिला। और बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वर्तमान में हिसार जिला, हरियाणा राज्य। ठीक है, दूसरा सवाल बनता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिलता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा के कालीबंगन स्थल से मिलता है, जो कि राजस्थान में अवस्थित हुआ करता था और वर्तमान में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, तीसरा सवाल कि जो वृषभ है उसका रेखांकन या अंकन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो वृषभ का रेखांकन या अंकन सबसे ज़्यादा हड़प्पाई मुहर के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला भाग। अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो कालीबंगा है, उस राजस्थान के कालीबंगा से हमें क्या मिला? तो राजस्थान के कालीबंगा से मिल रहे हैं हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब देखते हैं कि खेत और क्या जानकारी मिलती है इस कालीबंगन से। कालीबंगन से मिले जुते हुए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो साथियों, एक सवाल और तैयार होता है कि हड़प्पा के उस स्थल का नाम बताइए जहां एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। तो जवाब होता है कालीबंगन या कालीबंगा। ठीक है, यानी एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। और दो फसलें कौन कौन सी? तो एक चना उगाया जाता था और एक सरसों उगाई जाती थी। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो हल की रेखाएं हैं, यानी जो हल चलता था, ऐसे हल से जो लाइनें बनती थी, ठीक है, ये लाइनें क्या कर रही हैं? ये लाइनें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण, यानी 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाई इस वाली लाइन में अलग फसल बोई जाती होगी और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें अलग फसल बोई जाती होगी। तो इस तरीके से 90 डिग्री पे काटती हुई हल रेखाएं मिली हैं। ठीक है, तो कालीबंगन से बेसिकली दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। दूसरा, एक साथ दो अलग अलग फसलें हड़प्पा के किस स्थल में उगाई जाती थी? तो कालीबंगा में उगाई जाती थी। कई बार पूछ भी लेता है कौन कौन सी दो फसलें उगाई जाती थी? तो एक सरसों और एक चना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो हड़प्पा का जो हड़प्पा के जो स्थल हैं,
ज़्यादातर जो स्थल है ना ये मिलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, यानी ऐसे इलाकों में मिलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रेगिस्तानी इलाका राजस्थान का भी, उसके बाद पाकिस्तान का भी रेगिस्तानी इलाका, तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हड़प्पा के स्थल हैं वो कहाँ मिलते, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पानी की थोड़ी कमी है। अब इस पॉइंट की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, तो हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई हड़प्पा वासी जो है वो खेती करना जानते थे, खेती करते थे वो। तो भाई जब वो खेती कर रहे हैं तो अब फसल को पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी, यानी सिंचाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया। तो कई बार ये वाला इतना सा हिस्सा भी क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है कि हड़प्पा के अधिकांश स्थल किस क्षेत्र में पड़ते थे, ठीक है। तो उसमें दे देता है ऑप्शन शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत होती होगी, यानी ज़्यादातर इलाके अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे। इस वजह से वहाँ जब खेती की जाती थी तो फसल को सिंचाई की भी जरूरत पड़ती थी। तो अब सिंचाई करते कैसे थे, उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो साथियों मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो अफगानिस्तान है वहाँ से भी हड़प्पा स्थलों के साक्ष्य मिले हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं और गुजरात से भी मिले हैं, ठीक है। और मैंने कुछ कुछ इलाकों के नाम भी बताए थे, इन तीनों देशों के जो इलाके हड़प्पा से संबंधित हैं। तो अफगानिस्तान में मैंने 2 इलाकों के नाम बताए थे, एक शोर्तुगई और एक मुंडिका। तो यहाँ शोर्तुगई का नाम दिया गया है कि भाई अफगानिस्तान में एक इलाका था शोर्तुगई, ठीक है। और वहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले, तो वहाँ से प्राचीन नहरों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन नहरों का क्या प्रयोग था, तो भाई नहरों के पानी से शायद खेतों में सिंचाई की जाती होगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जिससे नहरों के अवशेष मिलते हैं, तो वो अफगानिस्तान का शोर्तुगई था जहाँ से नहरों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब नहरों के अलावा और सिंचाई किससे कर सकते थे, तो नहरों के अलावा और जो सिंचाई है वो कुओं से करते थे। हो सकता है कुओं के पानी से भी सिंचाई की जाती हो, ठीक है, ये भी हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हो सकता है कुएं के पानी से भी वो लोग जो है अपने खेतों में सिंचाई करते होंगे, हम भी वर्तमान में हम लोग करते हैं, ठीक है। सवाल उठता है कुओं के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिलते हैं, तो ये है साथियों मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अहम स्थल माना जाता है। और मोहनजोदड़ो से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से हमें कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और इन कुओं के पानी का क्या इस्तेमाल होता था, तो भाई इन कुओं के पानी का इस्तेमाल होता था किस लिए, सिंचाई करने के, पीने के लिए भी होता होगा, लेकिन हो सकता है इस पानी से सिंचाई भी की जाती हो। तो साथियों मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं, 700 माफ कीजिए 700 फेल्स, 700 कुएं मिलते हैं, यानी जो कुएं मिले उनकी संख्या लगभग कितनी थी, लगभग 700 के आसपास बताएगी, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या कहता है। तो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो धोलावीरा कहाँ पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि धोलावीरा पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और धोलावीरा से हमें क्या मिला, तो धोलावीरा से हमें एक रिजर्वायर मिलता है, एक जलाशय मिलता है, उस एक जलाशय का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और इस रिजर्वायर का क्या यूज़ था, तो भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता था, यानी बारिश का जो पानी था उस पानी को इकट्ठा करने के लिए, यानी उसके संचयन के लिए जलाशय का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये हमें धोलावीरा से मिला, और धोलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इस पानी का भी इस्तेमाल सिंचाई के लिए या कृषि के लिए किया जाता होगा। तो साथियों कुल मिला के आज हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि भाई हड़प्पा सभ्यता का फैलाव जो है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। फिर हमने कहा कि इसके कुल क्षेत्रफल को अगर देखें तो 1299,600 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने कहा कि भाई अगर ये सारे क्षेत्रों को मैप के ऊपर अगर हम प्लॉट करें और उसके बाद एक देखें अगर सारे के सारे जो बाहरी
यानी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को अगर आपस में मिलाते हैं तो एक ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर की शेप है वो बनती है। तो हमने कहा कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार था। और फिर हमने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार को जाना। इसके बाद हमने स्टार्ट किया कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता है इसका कालक्रम क्या था। तो कालक्रम के बारे में हमने देखा कि भाई 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता की कालावधि थी। और हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसको प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता थी उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और उसके बाद हम अलग अलग बातें जानते हुए यहाँ तक पहुँचे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन में क्या खाते थे। तो पेड़ पौधों से मिलने वाली बहुत सारे उत्पाद, साथ में मछली का इस्तेमाल करते थे। फिर हमने जाना कि भाई यहाँ कौन कौन से पालतू जानवर थे। तो हमने भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सुअर इसके बारे में जाना। जंगली प्रजातियाँ कौन सी थी जिनसे हड़प्पा वासी परिचित थे, तो उसको भी हमने देखा कि भाई वरा हुआ करता था, जंगली हिरन हुआ करता था, सुअर हुआ करता था। इस तरीके से तमाम बातें जानते हुए हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई हड़प्पा के जो लोगों का जो जीवन यापन था वो कृषि से भी वो करते थे, पशुपालन से भी करते थे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के अवशेष तो हमें मिल गए हैं। फिर हमने कालीबंगा को थोड़ा सा जाना कि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य मिलता है। बनावली की बात की कि भाई बनावली से जो है हमें एक हल का, मिट्टी से बना एक हल का खिलौना मिलता है। ठीक है, और धोलावीरा की बात की कि भाई धोलावीरा से हमें एक जलाशय मिलता है जिसका इस्तेमाल किया जाता था पानी के, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए। और एक लास्ट चीज़ पड़ी कि मोहनजोदड़ो से हमें लगभग 700 कुओं के अवशेष मिलते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने थोड़ी सी इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश की। तो जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।